हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने हिंदी शब्द संपदा पर विचार किया था और उम्मीद है कि वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज, विदेशज, संकर शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी शब्द, अविकारी शब्द इत्यादि क्या हैं, जिनसे कि हिंदी भाषा का शब्द भंडार मजबूत होता है। आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करने जा रहे हैं उसी की अगली कड़ी है, जिसे कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा निर्माण की युक्तियाँ कौन कौन सी हैं। इसके पहले मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट किया हुआ था कि मैं विलोम पर बातचीत करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि जब तक हम हिंदी भाषा निर्माण की युक्तियों को नहीं समझेंगे तब तक विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या फिर अन्य जो व्याकरण के हिस्से हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे। हम देखते हैं कि हिंदी भाषा निर्माण की युक्तियाँ कौन कौन सी हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ नया टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमने जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन के स्तर पर इसकी पढ़ाई की है और आगे कई सारे परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में ये लगा हुआ है। यहाँ तक कि यूजीसी, एनटीए, नेट में लगा है, यूपी हायर एजुकेशन में, टीजीटी, पीजीटी, जितना भी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं होती हैं उनमें यह टॉपिक लगा हुआ है। तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा निर्माण की जो युक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। हिंदी भाषा निर्माण की युक्तियां, तो मुख्य रूप से हिंदी भाषा निर्माण की जो युक्तियां हैं उनमें पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा संधि, चौथा समास। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये हिंदी भाषा निर्माण की युक्तियों के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आते हैं। इनमें से हमने संधि और समास पर पहले ही बातचीत कर लिया है और उम्मीद है कि आप लोग उसे देखे होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर संधि और समास संबंधी जितने भी लेक्चर्स हैं उसको देख सकते हैं। आज हम बातचीत करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय पर। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में इनसे सवाल पूछे जाते हैं और आप लोग इससे परिचित भी होंगे, लेकिन आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, और जब परीक्षा में जाएं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने में कोई दिक्कत न हो। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि पहले इनका शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। फिर हिंदी में उपसर्ग कहाँ कहाँ से लिया गया है और प्रत्यय कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो थोड़ा सा हम इस पर विस्तार से इस तरीके से इसको डिवाइड करके हम देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इनसे ज़्यादातर सवाल आता है परीक्षाओं में। कई बार ये बहुत ही ईजिली पकड़ में आ जाते हैं और कई बार ये माथापच्ची करा देते हैं और एक छोटा सा सवाल परीक्षार्थियों के सामने पहाड़नुमा बनकर खड़ा रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उपसर्ग क्या है। इसको अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्स। जब आप अंग्रेजी की व्याकरण को पढ़ेंगे तो प्रीफिक्स, प्री माने पहले और फिक्स मतलब जो स्थित है। तो लेकिन इसका अगर हिंदी में हम देखें तो कहा जाता है कि ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देता है। ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले या पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। ध्यान में रखने की ज़रूरत ये है कि जब कोई शब्द पहले से ही रहता है और उसके पहले कोई दूसरा शब्द जाकर जुड़ जाता है तो उसका अर्थ जस का तस नहीं रहता है, बल्कि उसमें बदलाव हो जाता है। उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब उपसर्ग उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कीर्ति, एक शब्द है और इसके पहले मैंने एक और शब्द जोड़ दिया अप।
तो ये क्या हो गया, कीर्ति मतलब यश होता है, किसी के यश के बारे में बात की जाती है, उसकी पहचान के बारे में बात की जाती है, तो वो कीर्ति कहलाता है। लेकिन उसके पहले अप लग गया है, उपसर्ग है, तो इसका क्या हो गया, अपकीर्ति। अब ये शब्द आकर इसके अर्थ में बदलाव कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा मान, उसके पहले मैंने लिख दिया अभी। अब ये शब्द भी आकर इसमें परिवर्तन कर दिया है, हो गया अभिमान। इसी तरीके से मैंने लिखा आगत, और इसके पहले सु शब्द लग गया तो हो गया स्वागत, ठीक है। तो इस तरीके से जब किसी शब्द के पहले कोई शब्द आकर जुड़ जाता है और उस शब्द के अर्थ में बदलाव हो जाता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। अब हिंदी में हम देखते हैं कि उपसर्ग कहाँ कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। आप जब हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उद्भव के बारे में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि कई भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, जिसमें कि संस्कृत का बहुत ही अहम रोल है। तो जितने कुछ उपसर्ग जो हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं। हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि किन किन जगहों से हिंदी में उपसर्ग को ग्रहण किया गया है। तो पहला जो है वो ग्रहण किया गया है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में कुल 22 उपसर्गों की बात की गई है। ये कई बार वनडे एग्जाम्स में सवाल भी आता है कि संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि 22 हैं। इसके बाद है उर्दू फारसी के उपसर्ग, ठीक, उर्दू फारसी के उपसर्ग। इसमें कुल 15 उपसर्गों की बातचीत की गई है। हालांकि इनकी संख्या और है, लेकिन जो महत्वपूर्ण उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं हिंदी में, हम उसको चाहे जानबूझकर या अनजाने में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है। आज इसकी जानकारी हो जाएगी। तीसरा जो है वो है हिंदी के उपसर्ग। तो मोटे तौर पर आपने देखा कि हिंदी में जितने भी उपसर्ग आते हैं उनका जो स्रोत है वो 3 जगह से है। पहला है संस्कृत से, दूसरा उर्दू फारसी से, और खुद हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं जो कि शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में बदलाव कर देते हैं। तो हम अब देखते हैं कि संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं। तो आप इसे नोट भी करते जाइए, और जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा तो थोड़ा सा मैं किनारे भी हो जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक जितना मैंने समझाने की कोशिश किया, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके 22 उपसर्गों को देखने का प्रयास करेंगे संस्कृत से जो लिए गए हैं, कि कैसे उनका प्रयोग होता है, उनका अर्थ क्या है, और कैसे शब्द में के अर्थ में बदलाव हो जा रहा है। तो इसको धैर्य बनाकर आप देखिए और नोट भी करते जाइए। पहला हम देखते हैं, यहाँ पर इस तरीके से खाना बना लीजिए कि उपसर्ग, अर्थ और शब्द, ठीक, इस तरीके से बना लीजिए। पहला मैं उपसर्ग ले रहा हूँ अति। अति का जो अर्थ है वो है अधिक। जब ये किसी शब्द के पहले लगता है तो कौन सा शब्द बनते हैं, कौन कौन से शब्द ज़्यादातर प्रयुक्त होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला शब्द इसमें है अतिशय, फिर अतिरिक्त, ठीक, फिर अत्याचार। ये सब जितने भी शब्द हैं इनके पहले अति उपसर्ग लगा हुआ है। एग्जाम में अगर आ जाए कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा है तो आपका उत्तर होगा अति, और अति का मतलब होता है अधिक। दूसरा जो उपसर्ग है वो है अधि। अधि का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ऊपर। अधि मतलब ऊपर। जैसे उदाहरण के लिए अधिकार, ये शब्द हम कई बार प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में भी। जैसे कि मौलिक अधिकार, अब जो अधिकार शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, अधि उपसर्ग लगा है, ठीक। हम तीसरे उपसर्ग की बात करते हैं तो ये भी कई बहुत बार प्रयुक्त होता है अनु। अनु मतलब पीछे, ठीक। अब इससे शब्द बनेगा अनुकरण। अनुकरण,
ठीक। अनुज, अनुसरण, इस तरीके के जो शब्द बनते हैं वो अनु उपसर्ग से बने हुए हैं। अगर आ गया अनुज, अनु मतलब पीछे और ज मतलब जिसका जन्म हुआ हो, तो छोटे भाई को अनुज कहा जाता है, जो कि बाद में जिसका जन्म हुआ है, पीछे जिसका जन्म हुआ है वो अनुज हुआ। ठीक, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम चौथा जो उपसर्ग है उसको देखते हैं। 22 उपसर्ग को हम धीरे धीरे देखेंगे और ये उसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि जब भी एग्ज़ाम में सवाल आए तो उसको हम बारीकी से देखें और फिर सही उत्तर लगाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्नों को सही करेंगे, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे और आगे सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक, तो हम देखते हैं अगला जो है वो है अप। अप माने होता है, इसका जो अर्थ है वो है बुरा या हीन, बुरा या हीन। इसके पहले मैंने उदाहरण दिया था अप का भी, अपकीर्ति, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उसी उदाहरण को दोबारा, अपकीर्ति या फिर अपयश। ठीक, ये दो शब्द इसमें महत्वपूर्ण हैं। अगला भी देख सकते हैं अपमान। तो समझने के क्रम में अप शब्द आकर लग गया उपसर्ग के रूप में, कीर्ति से पहले, यश के पहले और मान के पहले। इनके अर्थ में क्या हो रहा है, बदलाव हो जा रहा है। यही क्या है, उपसर्ग है। पांचवा हम देखते हैं, पांचवा जो उपसर्ग है वो है अव। अव माने क्या होता है, अव माने भी होता है नीचे या हीन। इसमें भी हीन लगा हुआ है, लेकिन अव माने नीचे या हीन। जैसे उदाहरण के लिए अवगुण, अवगुण। ठीक, अवमानना। कई बार आप समाचार सुनते होंगे या फिर अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें ये शब्द आता होगा कि उन्होंने अवमानना का उल्लंघन किया है या फिर अवमानना की है, मतलब कोई नियम है, कोई कानून है, उसको उन्होंने तोड़ा है। इस तरीके से ये शब्द यूज किया जाता है। इसके अलावा अवलोकन, अवलोकन शब्द भी, जिसमें कि अव उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका अर्थ है नीचे या हीन। मतलब गुण है, उसके पहले अव लग गया तो उसके अर्थ में क्या हो गया, गिरावट हो गई। जैसे गुण होता है, अवगुण होता है। अब एग्जाम में आ जाएगा कि गुण अवगुण में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो होगा इसका उत्तर अव। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। छठा हम देखते हैं जो उपसर्ग है वो है आ। आ उपसर्ग भी कई बार शब्दों के पहले लगा रहता है, जैसे कि आलोचना। ठीक है, अब आ का अर्थ क्या है, तक, त, क और ओर। जैसे मैंने उदाहरण दिया आगमन, आगमन। ठीक, जैसे कई बार लिखा रहता है कि मुख्यमंत्री का इस जिले में आगमन हो रहा है, या फिर फला कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उसका आगमन हो रहा है, या कोई साधु संत है इसका आगमन हो रहा है। आ शब्द लगा हुआ है। फिर इसके बाद आलोचना। आलोचना शब्द के पहले भी जो उपसर्ग लगा है वो क्या है, आ लगा है। तो आप जब भी कोई किताब पढ़िए या फिर अखबार पढ़िए तो इस तरीके के शब्द मिलें तो तुरंत थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं वो लगातार हमारे दैनिक जीवन में आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन हम बस उनको याद करने की कोशिश करते हैं कि परीक्षा में उपसर्ग को याद रटने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ भी कोई शब्द देखिए, आप कहीं भी जाइए, चाहे वो आप मार्केट में जाइए, चाहे कॉलेज में जाइए, या फिर कहीं भी जाइए, जो भी शब्द लिखा गया है उस पर थोड़ा सा आप नज़र डालिए। फिर आपका व्याकरण तो चलता फिरता तैयार होता रहेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक, हम सातवां देखते हैं कि कौन सा है। सातवां जो उपसर्ग है उत। उत मतलब होता है ऊंचा, ऊंचा या ऊपर, ऊपर या ऊंचा। इसी से शब्द बना हुआ है उन्नति, उन्नति। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप उपसर्ग पढ़ेंगे तो कुछ आपका संधि का पोर्शन भी तैयार होगा। ठीक है, जब आप संधि पढ़ रहे होंगे तो एक बार मैंने बतलाया था उसमें कि उत प्लस नति, उन्नति हो गया। इसी तरीके से उत्कर्ष, उत्कर्ष। ठीक, उत्तम,
उत्तम शब्द, इसमें क्या लगा है, उत उपसर्ग लगा है। तो उत है, कई जगह उद भी रहता है, तो उद उपसर्ग कहाँ लगता है उस पर हम आगे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि अभी जो 7 उपसर्गों के बारे में हमने बात किया है, इसे आपने नोट कर लिया होगा, और चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन भी आप खींच सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे जो 8वां उपसर्ग है वो कौन सा है, उसका क्या महत्व है। तो अब तक जितना मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। 8वां देखते हैं क्या है। 8वां उपसर्ग जो है वो है उप। उप उपसर्ग है, इसका जो अर्थ है वो अर्थ है इसका निकट या पास, निकट या सदृश, इसको भी कई बार बोलते हैं। निकट का अर्थ खुद पास होता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा उदाहरण है। जैसे मैंने लिखा उपमान, जब अलंकार हम आपको पढ़ा रहे थे तो उपमान और उपमेय ये शब्द बार बार आ रहा था। तो ये क्या लगा हुआ है, मान के पहले उपसर्ग लगा है। इसके अलावा है क्या, उप कप्तान, एक कप्तान होता है, दूसरा उप कप्तान। ठीक, तीसरा हो गया उपनाम। उपनाम, तो ये कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग है। कई बार बहुत ही इजीली आप उपसर्ग को पकड़ लेते हैं। जहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है वहाँ पर मैं इंडिकेट कर दूंगा कि उन उपसर्गों को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे उत जो उपसर्ग है उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ वो लगता है, क्योंकि उत और उद इन दोनों उपसर्गों में कन्फ्यूजन होने लगता है परीक्षा में। वैसे आप परीक्षा के पहले पूरा याद करके रखे रहेंगे, पूरा आपको लगेगा कि हम संभाल लेंगे, लेकिन जैसे ही आपको प्रश्न मिलेगा और ऑब्जेक्टिव सवाल आपको मिलेंगे तो आपका कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करना है। अब हम देखते हैं 9वां क्या है। 9वां जो उपसर्ग है वो है दूर। दूर उपसर्ग, दूर माने क्या होता है, बुरा या कठिन, बुरा या कठिन। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है दुराचार, दुराचार, या फिर दुर्दशा, दुर्दशा शब्द। इसमें क्या उपसर्ग लगा है, दूर उपसर्ग लगा है। जैसे एक रचना है भारत दुर्दशा, या फिर किसी की भी स्थिति अच्छी नहीं रहती है, बुरी रहती है, तो लोग बोलते हैं कि उसकी बहुत दुर्दशा हो रही है। या फिर कोई खराब व्यवहार किया, जैसे दुर्व्यवहार या दुराचार, तो उसमें दूर उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट उपसर्गों में आता है, इसको ध्यान में रखिए। और जो 10वां उपसर्ग है वो है दुस। दुस उपसर्ग। अब इसमें दूर और दुस इन दोनों में कन्फ्यूजन होने लगता है परीक्षाओं में, तो उसको हमको ध्यान में रखना है। इसके माने भी होता है बुरा, इसके माने भी बुरा होता है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ लगता है, जैसे मैंने लिखा दुष्कर्म, दुष्कर्म, ठीक है। तो इसमें दुष् शब्द लगा हुआ है। 11वां उपसर्ग हम देखते हैं कौन सा है। जैसे मैंने लिखा नी, नी माने होता है, नी का जो अर्थ है वो है नीचे या भीतर, नीचे या भीतर, ठीक। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे निकृष्ट, निकृष्ट शब्द जो है इसमें नी उपसर्ग लगा है। या फिर देखते हैं निरूपण, निरूपण, इसमें नी उपसर्ग लगा है। इसी तरीके से हम देखते हैं 12वां जो उपसर्ग है वो है निर, निर। निर मीन्स क्या होता है, निर मीन्स होता है बाहर या निषेध, बाहर या निषेध। अब इसके उदाहरण को हम देखते हैं। इसके उदाहरण में दिया है निर्भय, निराकरण और निर्मम, ठीक है। निर्भय या निर्मम या निराकरण, इनमें निर उपसर्ग लगाए। तो ध्यान दीजिए, जब आप परीक्षा में जाएंगे तो दुर, दुस, नी, निर, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाले उपसर्ग हैं, क्योंकि कई बार इनसे और मिलते जुलते उपसर्ग हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं, तो दिक्कत होती है परीक्षाओं में। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठहर कर देखने की ज़रूरत है। तो इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अगला हम 13वां उपसर्ग देखते हैं कि वो क्या है और उसका अर्थ क्या है। 13वां उपसर्ग में हम देख रहे हैं निस, निस,
निस उपसर्ग है, इसका जो अर्थ है वो है, इसका भी अर्थ है बाहर या निषेध, बाहर या निषेध करना। ठीक, अब उदाहरण के रूप में हम देखें, जैसे हुआ निश्चय। निश्चय जो शब्द है इसमें निस उपसर्ग लगा हुआ है, या फिर निश्चल, निश्चल शब्द जो है इसमें निस उपसर्ग लगा हुआ है, या फिर निष्काम, निष्काम जो शब्द है इसमें भी निस उपसर्ग लगा है। तो कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि नी लगा है, नी लगा है, तो इसके पहले मैंने जो नी उपसर्ग पढ़ाया उसको कई लोग आंसर दे देते हैं जो कि गलत है। इसका है निस, तो विकल्प में नी भी रहेगा, निस भी रहेगा, निर भी रहेगा, इसी तरीके से ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, अब चौथा हम 14वां देखते हैं उपसर्ग प्र। प्र माने क्या होता है? प्र उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बने हुए हैं जो कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। प्र माने होता है अधिक या फिर आगे, अधिक या आगे। अब हम देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या है। जैसे हो गया प्रकाश या फिर प्रख्यात। ठीक है, इसमें प्र उपसर्ग लगा है। इसके अलावा जैसे प्रस्थान, ठीक, तो इन शब्दों में प्र उपसर्ग लगा है, तो इसको देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम देखते हैं जो अगला उपसर्ग है वो है परा। परा, परा मीन्स होता है पीछे या उल्टा, पीछे या उल्टा, पीछे या उल्टा परा मीन्स होता है। अब उसमें देखते हैं कि कौन कौन से अर्थ हैं। जैसे पराक्रम, पराजय। ठीक है, पराक्रम, पराजय, जय का उल्टा पराजय। तो इसमें आपका विलोम शब्द भी क्लियर होगा कि किस शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, जैसे कई बार आप आ जाएगा विलोम कि जय का विलोम क्या है, तो कोई लिखेगा कि पराजय है, कोई लिख देगा विजय, क्योंकि वी लगा हुआ है, हो सकता है कि इसका उल्टा हो। ठीक है, तो वहाँ पर जय का जो विलोम होगा वो पराजय होगा। जब विलोम पढ़ाएंगे तो उसको भी पहचानने का हम ट्रिक बताएंगे कि कौन से ट्रिक को अपनाएंगे ताकि आपका विलोम शब्द गलत ना हो। ठीक है, यहाँ पर अभी हम उपसर्गों पर ही देखते हैं। पराक्रम, पराजय। इसके अलावा जो शब्द है परामर्श, परामर्श। ठीक, खासतौर से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी से सलाह मशवरा लेते हैं तो इसको परामर्श कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है। अगला हम उपसर्ग देखते हैं परि। परि, परि माने क्या होता है? परि मतलब होता है आसपास में, आसपास। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं परिक्रमा, परिक्रमा। देख रहे हैं एक जगह पराक्रम है, दूसरे जगह परिक्रमा है, ध्यान देने की जरूरत ही है। तो इसमें परि उपसर्ग लगा है। इसके बाद जो शब्द है परिणाम, परिणाम। ठीक है, या फिर परिमाण, इनमें क्या लगा हुआ है? परि उपसर्ग लगा है। अगला उपसर्ग हम देखें जो है प्रति। ये भी काफ़ी फेमस है। प्रति मतलब विरुद्ध या सामने। यहाँ पर इस शब्द का अर्थ है विरुद्ध या सामने। ठीक, प्रति जिस शब्द के पहले लगता है तो प्रति का जो अर्थ है वो है विरुद्ध या सामने। जैसे मैंने लिखा प्रतिकूल, प्रतिकूल। ठीक, ये शब्द काफ़ी यूज किया जाता है अपने दैनिक जीवन में, प्रतिकूल। या फिर लिखा मैंने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। संधि पढ़ाते समय भी ये शब्द आया हुआ था, तो इसको आप ध्यान में रखिए कि जब प्रत्यक्ष शब्द लिखा जाए तो वहाँ पर क्या होगा? प्रति। ठीक, इसके बाद जो शब्द है वो है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। तो इन तीनों शब्दों में प्रति शब्द लगा है जिसका अर्थ है विरुद्ध या सामने। फिर अगला हम देखते हैं वि उपसर्ग। उम्मीद है कि इसे आपने नोट कर लिया होगा और इसको शॉर्ट स्क्रीन भी कर लीजिए। ठीक, या फिर सामने
आप लोग भी अलर्ट रहिए, क्योंकि पढ़ाते समय एक लय रहती है और तुरंत, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा समय ना हो, इसीलिए जल्दी जल्दी मिटाना भी पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अगला जो उपसर्ग है वो है वी। वी उपसर्ग का क्या अर्थ है, उसके कौन कौन से शब्द हैं, इसको हम देखते हैं, जो कि कौन से नंबर पे आ रहा है। ये आ रहा है आपका 19वें नंबर पे है वी। वी शब्द का जो अर्थ है वो है भिन्न या विशेष, भिन्न या विशेष अर्थ। अब जहाँ जहाँ वी शब्द लगता है उसके कौन से उदाहरण हैं, जैसे मैंने लिखा विज्ञान या फिर विदेश, ठीक, या विवाद, इनमें जो उपसर्ग लगा है वो वी उपसर्ग लगा है। वाद अलग शब्द है, वी उसमें आके जुड़ गया है तो वो विवाद हो गया। ठीक, इसी तरीके से प्रतिवाद शब्द है, इसी तरह से संवाद शब्द है, तो उसमें भी उपसर्ग लगे हुए हैं। हम बातचीत करते हैं आगे। जो अगला उपसर्ग है वो है सम। सम मतलब होता है अच्छा या साथ में, अच्छा या साथ में। जैसे हमने लिखा संवाद, इसमें संवाद हो रहा है। विवाद निगेटिव अर्थ में है, लेकिन संवाद जो है वो पॉजिटिव अर्थ में है। जब किसी के बीच संवाद होता है तो मतलब कि उसमें कुछ अच्छी बातें हो रही हों। विवाद का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। देख रहे हैं दोनों शब्द हैं, केवल उपसर्ग आकर इन दोनों के अर्थ को क्या है बदल दिया है। यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लिखा संगम, फिर संकल्प। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा सम उपसर्ग। फिर अगला उपसर्ग जो है वो है सु। सु माने जो होता है उसका भी अर्थ है अच्छा। अब ये इससे कौन कौन से शब्द बने हैं उसको हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा सुकर्म, सुकर्म, या फिर स्वागत, ठीक, या फिर हमने लिखा सुगम। तो इन तीनों शब्द में जो उपसर्ग लगाए हो सु लगा है। 22वां जो उपसर्ग है वह उपसर्ग है उद। उद उपसर्ग, जिसका अर्थ है ऊपर या ऊंचा। उदाहरण के लिए हमने लिखा उद्यम, उद्यम, ठीक, या फिर उद्देश्य। तो इसमें उद उपसर्ग लगा हुआ है उद्यम और उद्देश्य में, जिसका अर्थ है ऊपर या अच्छा, ऊंचा। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो संस्कृत से जितने भी उपसर्ग लिए गए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे कि 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और वो किसी शब्द के पहले आकर लगते हैं तो कैसे अर्थ में बदलाव होता है। और एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण ये पढ़ते पढ़ते ही आया कि जब हम वाद शब्द के पहले वी लगा देते हैं तो उसका एक नकारात्मक अर्थ निकल जाता है, एक अलग अर्थ निकलता है, और उसी वाद के पहले अगर हम सम लगा देते हैं तो उसका अलग अर्थ होता है। तो यही है उपसर्ग, कि जो किसी शब्द के पहले आकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो उम्मीद है कि ये संस्कृत के उपसर्ग आपको पूरा समझ में आ गए होंगे। आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का लेक्चर कैसा लग रहा है और आपको कुछ नई जानकारी मिल रही है कि नहीं, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय आपको छोटे क्लासों में भी आपके टीचर्स पढ़ाए होंगे, उस समय हो सकता है कि आप याद किए होंगे उसको, लेकिन आज ये कोशिश कीजिए कि इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि एक बार चीज़ें अगर समझ में आ गई तो फिर दोबारा जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। और कई लोगों का तो करियर ही टीचिंग लाइन में रहता है, तो उनके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट लेक्चर हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो दूसरा हमने बतलाया था कि उर्दू और फारसी के शब्दों से भी बहुत सारे हिंदी में शब्द निर्मित हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो हम यहाँ पर दो लिख देते हैं, उर्दू और फारसी। ठीक, इसके पहले मैं जब हिंदी शब्द संपदा पढ़ा रहा था तो उसमें आया हुआ था अरबी, फारसी, ये सब। तो कई शब्दों को हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ही धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है या फिर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आज उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो
तो उर्दू में पहला जो शब्द है उसका है वो अल। अल शब्द मतलब निश्चित, इसका जो अर्थ है वो है निश्चित। कई बार हम कई बार प्रयोग करते हैं कि अलबत्ता, ठीक है, अलबत्ता शब्द में अल उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरीके से जो दूसरा उपसर्ग है वो है ऐन। ऐन मतलब होता है ठीक। अगर आपने सुना होगा कि ऐन वक्त पर वह न कर गया, ऐन वक्त पर, ऐन वक्त मतलब मेन मौके पर उसने धोखा दिया या फिर साथ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा है, ऐन उपसर्ग लगा हुआ है। ये सब हम अपने जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। मैं उन्हीं शब्दों को उठाया हूँ उदाहरण के रूप में जो कि प्रयुक्त होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, समझने के लिए। तीसरा जो है उसमें है कम। कम एक तरीके से देखा जाए तो उपसर्ग है। कम मतलब थोड़ा, जैसे कम वक्त, ये शब्द कई बार प्रयुक्त होता है। कमज़ोर, ठीक। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, कम। कई बार हम बोलते हैं कमज़ोर शब्द का यूज करते हैं, कम वक्त का भी करते हैं, ठीक है। आगे मैं देख रहा हूँ खुश। खुश शब्द है। खुश मतलब होता है अच्छा। कई बार लोग आशीर्वाद के रूप में भी देते हैं कि खुश रहो, मतलब अच्छे रहो। लेकिन अगर कोई बोले कि अच्छा रहो तो उतना प्रभावी नहीं होता है जितना कोई बोलता है कि खुश रहो, मतलब लगता है कि बहुत बड़ा कोई आशीर्वाद दिया है, ठीक है। तो इसके लिए तो जैसे मैंने लिखा खुशबू, खुशबू, तो इसमें क्या है, उपसर्ग लगा है खुश, और ये हो गया बू, ठीक है। इसी तरह से अगला उदाहरण मैं दूं, खुश किस्मत। खुश किस्मत, तो ये उपसर्ग के रूप में आया खुश यहाँ, ठीक है। अगला हम देखते हैं जो उपसर्ग है गैर। गैर मतलब, गैर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विरुद्ध। विरुद्ध, जैसे मैंने लिखा गैर कानूनी। ये भी शब्द बहुत बार आता है, अखबारों में खासतौर से ज़्यादा आता है, गैर कानूनी रूप से, ठीक। या फिर गैर सरकारी, या फिर गैर हाजिर। ये शब्द जो हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग से बने हुए हैं, जिसको कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त करते रहते हैं। लेकिन आज समझ में आ रहा होगा कि अच्छा, जो गैर लगा हुआ है क्या है, उपसर्ग है। अब जब भी आप किताबों को पढ़िए या फिर अखबारों को पढ़िए तो शब्दों पर ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक। तो इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2-3 और हैं, उन पर हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। अगला जो है 6ठा नंबर पे वो है ना। ना मतलब अभाव के अर्थ में होता है, जिसे मैंने लिखा नादान या फिर नाराज। ये जो शब्द हैं इसमें ना उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक। इसके बाद जो शब्द है वो है बद। बद उर्दू फारसी का उपसर्ग है। उसमें कैसे शब्द बनते हैं, बद माने होता है बुरा, ठीक। जैसे मैंने लिखा बदकिस्मत या फिर बदमाश, ठीक। या फिर मैंने लिखा बदनाम, ठीक है। ये तीनों शब्द हैं जिसमें कि बद उपसर्ग लगा है, और ये बहुत बार प्रयुक्त भी होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं लिख रहा हूँ अगला जो शब्द है, बे शब्द का बहुत ज़्यादातर प्रयुक्त होता है। बे, बे का अर्थ होता है बिना, ठीक। जैसे मैंने लिखा बेईमान। अच्छा, ध्यान देने वाली सब चीज़ ये है कि बेईमान कैसे लिखा गया है। कई बार इसको इंटरव्यू इत्यादि में लिखने के लिए भी बोल दिया जाता है, तो आदमी कन्फ्यूजन में हो जाता है कि बड़ी की मात्रा है कि छोटी की मात्रा है। तो ध्यान दे दीजिए, बेईमान शब्द हो गया। या फिर बेवकूफ़, बेवकूफ़, ये दोनों शब्द हैं, इसमें बे उपसर्ग लगा है।
और इसका अर्थ है बिना। अगला जो उपसर्ग है बिला, बिला मीन्स भी होता है बिना। ठीक, इसका उदाहरण है बिला वजह। ठीक है, बिला वजह किसी को परेशान किया जा रहा है, मतलब कोई कारण नहीं है फिर भी उसको परेशान किया जाता है, तो ये शब्द का प्रयोग हो रहा है। अगला जो उपसर्ग है उसका नाम है ला। ला मतलब, इसका मतलब भी यही होता है बिना। जैसे उदाहरण के लिए ला इलाज, या फिर ला जवाब। ठीक है, ये शब्द हो गए। तो हमने देखा कि उर्दू फारसी से कौन कौन से ऐसे उपसर्ग जो हिंदी में आए हैं और उसके शब्द भंडार को उन्होंने मजबूती प्रदान की है और जिसका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, जो हिंदी से उपसर्ग लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो हैं, ज़्यादा नहीं हैं हिंदी के उपसर्ग। उसमें पहला जो उपसर्ग है वो है अ का प्रयोग होता है। अ मतलब निषेध, इसका जो अर्थ है निषेध। जैसे मैंने लिखा अथा, या फिर अजान, ये शब्द के पहले अ उपसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं अध। अध उपसर्ग है। अध मतलब आधा। जैसे अधपका, अधपका फल के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है कि अधपका फल है। ठीक, या फिर अधकचा, अधकचा, या फिर अधमरा। ये अध उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। तीसरा उपसर्ग देखते हैं हम। तीसरा उपसर्ग है ऊन। ऊन उपसर्ग मतलब कि एक कम है इसमें, इसका जो अर्थ है वो एक कम। जैसे मैंने लिखा 19, 19, या फिर 29, ठीक, या 49, तो इसमें क्या है, उन उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह से हम देखें नी उपसर्ग, हिंदी में बहुत बार प्रयुक्त होता है नी। नी मतलब रहित या अभाव। ठीक, जैसे मैंने लिखा नीडर, नीडर, निहत्था। ठीक, ये दो शब्द हैं जिसमें कि नी उपसर्ग लगा हुआ है। अगला उपसर्ग हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है भर। भर उपसर्ग है, इसका मतलब होता है पूरा। जैसे मैंने लिखा भर पेट। और जब हम अव्ययी भाव समास पढ़ा रहे थे समास वाले लेक्चर में, तो उदाहरण मैंने दिया था कि उसमें उपसर्ग के द्वारा ही पता किया जाता है कि कौन सा समास है। तो उसमें भरपेट का मैंने उदाहरण दिया था। इसी तरीके से भरसक या भरपूर, ये जो उपसर्ग है ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो हिंदी में उपसर्ग आए हैं खासतौर से संस्कृत से, उर्दू फारसी से और कुछ हिंदी द्वारा ही निर्मित हैं, उनसे कैसे शब्दों का निर्माण होता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आकर कैसे उनके अर्थ को बदल देते हैं। तो इन तीनों के हिसाब से आपने पूरे उदाहरण के माध्यम से समझ लिया होगा और इसे कमेंट्स कर आप ज़रूर बताइए। अब हम देखते हैं कि प्रत्यय क्या है। उपसर्ग के बारे में तो हमने देख लिया, इसका जो दूसरा भाग है वो प्रत्यय का है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं उसे हम देख लेते हैं। प्रत्यय को कुछ और नामों से जाना जाता है, जिसमें कि इसका दूसरा नाम है परसर्ग। ठीक, जैसे उपसर्ग है वैसे ही परसर्ग। तो कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, या फिर घुमाकर पूछ देगा कि कौन सा परसर्ग है। तो फिर कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यय के लिए ही परसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में सफिक्स भी कहते हैं, जो कि किसी भी शब्द के बाद में आकर लगा रहता है। तो जैसे उपसर्ग में मैंने बतलाया कि वो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है। मतलब जो शब्द किसी शब्द के बाद या अंत में
जुड़कर, अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जब आगे या पीछे लगते हैं तो शब्द के अर्थ में बदलाव कर देते हैं। इनका मुख्य जो कारण है वो अर्थ में परिवर्तन है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो प्रत्यय समझ में आ गया होगा कि जो शब्द के बाद या अंत में आकर जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे मैंने लिखा लेखक, लेखक, ठीक, या पाठक, इन दोनों में प्रत्यय लगा है अक प्रत्यय, ये बाद में आकर लगा है यहाँ पर, ठीक है, अक प्रत्यय है। लेख शब्द से बना है, ये क्या है, मूल शब्द क्या है, लेख है, और यहाँ पर मूल शब्द क्या है, पाठ है, लेकिन उसमें अक प्रत्यय लगा है तो लेखक हो गया है और ये पाठक हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिखा सुंदर, सुंदर, और इसमें ता जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, सुंदरता, ठीक। ता प्रत्यय अंत में आकर जुड़ गया और इसके अर्थ को उसने चेंज कर दिया, इसके विशेषण इसको बना दिया इसने, सुंदरता, ठीक, सुंदर शब्द। इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं, जैसे मैंने लिखा भुलक्कड़, ये शब्द क्या है, इसमें जो प्रत्यय लगा है वो है अक्कड़। जैसे मैंने लिखा पठनीय, पठनीय, तो इसमें जो प्रत्यय लगा है वो है अनीय प्रत्यय, ठीक है। तो देखा जाए आपको प्रत्यय समझ में आ गया होगा कि जो शब्द के अंत में आकर लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। इन तमाम उदाहरणों से मैंने समझाने की कोशिश की। अब देखते हैं कि जो प्रत्यय हैं उनके कितने भेद हैं। प्रत्यय का मुख्य रूप से, प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला भेद है कृदंत, 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 और दूसरा है तद्धित, तद्धित, ठीक। कृदंत क्या है, जो क्रिया या धातु के अंत में आता है, क्रिया, यही ध्यान देने वाली बात है इसमें, क्रिया या धातु के अंत में लगता है। क्रिया क्या है, जब कोई काम कंप्लीट या पूर्ण होने की जो स्थिति होती है उसे क्रिया कहा जाता है, ठीक है। उसको ये बताता है कि वो काम पूरा हो गया, वो क्रिया है। और धातु, जैसे आपने पढ़ा होगा पठ धातु, ठीक है, गम धातु, संस्कृत में ये सब धातु ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं। तो जब उनके अंत में जो प्रत्यय आता है तो उसे कहा जाता है कृदंत। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि कृदंत में कौन कौन सा उदाहरण है। जैसे मैंने लिखा धावक, ठीक, तो ये दौड़ने का काम कर रहा है, क्रिया है दौड़ना, ठीक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। इसी तरीके से मैंने लिखा पाठक, पढ़ना, अध्ययन करना, ये क्या है, क्रिया है, तो इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरीके से मैंने लिखा लेखक, ये भी क्रिया के अंत में आकर लगा है। लेख मतलब लिखना कोई चीज़, और क लिखने वाला, तो लेखक हो गया, अक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिखा तैराक, तैराक, तो ये भी क्या है, क्रिया है, तैरना क्रिया है, उसके अंत में ये लगा है तो यहाँ पर आक प्रत्यय लगा है, ठीक है, तैराक। इसी तरीके से लुटेरा, लुटेरा शब्द है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, एरा प्रत्यय, लूटना, ठीक है, वो भी एक क्रिया है, उसके अंत में एरा लग गया है। इसी तरीके से मैंने लिखा आलू, ठीक है, जैसे झगड़ालू, ठीक, कृपालु, तो ये शब्द क्या है, इसमें आलू प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कृदंत वो प्रत्यय है जिसके जब क्रिया और धातु के अंत में जो भी प्रत्यय लगता है वो कृदंत के अंतर्गत आता है, क्रिया और धातु के। और जो तद्धत प्रत्यय है, तद्धति, वो क्या है कि क्रिया के साथ साथ उसमें संज्ञा और संज्ञा, क्रिया भी रहता है, क्रिया के साथ साथ संज्ञा, विशेषण, इनका भी समावेश होता है।
इनके बाद में जो शब्द आकर जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और प्रत्यय को ज़्यादा समझने के लिए आपको हरदेव बाहरी की जो किताब है व्याकरण की, हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग, उस किताब को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय जितना उस किताब में अच्छे से दिया है मुझे नहीं लगता और किसी व्याकरण की किताब में है। और उसको पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे आप एग्ज़ाम में आप जाते हैं और आपने सही उत्तर करके आए, आपने सही उत्तर लिखा है, फिर भी उसको कमीशन गलत मान रहा है या फिर उसको रॉन्ग उत्तर माना गया है, तो आप कोर्ट में उसको आप आपत्ति दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस किताब को आप ज़रूर खरीद लीजिए। अभी नहीं खरीदे हो तो किसी तरीके से उसका PDF इत्यादि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो किताब आपके पास रहनी ज़रूरी है। और गाइड इत्यादि जितनी भी हैं, क्योंकि गाइडों का उतना भरोसा नहीं रहता है, और जब भी आप आपत्ति दायर करेंगे तो गाइड के प्रमाण को नहीं माना जाता है। जो मूल टेक्स्ट होती है, मूल किताब होती है, उसी को प्रमाण माना जाता है। तो हरदेव बाहरी की किताब प्रामाणिक रूप से मानी जाती है कि हिंदी व्याकरण की अच्छी किताब है। इसके अलावा मैंने व्याकरण की किताबें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है उस पर भी एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि कृदंत क्या है, जिसमें कि क्रिया और धातु के अंत में जो शब्द आकर जुड़ता है और वो प्रत्यय के रूप में काम करता है, तो वो कृदंत प्रत्यय कहलाता है। और जो तद्धित प्रत्यय है उसमें क्रिया के साथ साथ संज्ञा और विशेषण के रूप में भी जुड़ता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द जो क्या है, एक खास उम्र को वो इंडिकेट कर रहा है, और इसमें जो शब्द लगा है आखिर में वो है पा। ठीक है, बुढ़ापा। मैंने लिखा बचपन, तो ये भी एक उम्र को निर्धारित कर रहा है, तो इसमें जो शब्द लगा है प्रत्येक रूप में वो है पन। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिखा निराशा। जैसे मैंने लिखा निराशा। निराशा क्या है, एक भाव है। जब आप संज्ञा पढ़ेंगे तो संज्ञा 5 भागों में बटा हुआ है, उसमें एक भाववाचक संज्ञा भी है, और विशेषण पढ़ेंगे तो भी उसमें भी एक गुणवाचक विशेषण है, भाववाचक विशेषण है। तो उन विशेषणों के माध्यम से जो शब्द बनते हैं और उसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो तद्धित के अंतर्गत कहलाता है। जैसे मैंने लिखा निराशा, तो निराश एक शब्द होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आ प्रत्यय आके जुड़ गया है। इसी तरीके से कुल 200 के ऊपर प्रत्ययों की बात की गई है, जिसको कि इस लेक्चर में पूरा बताना संभव नहीं है। आप किताब को पढ़िए जिसका मैंने अभी नाम बताया, और जहाँ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कीजिए, तो उन बिंदुओं पर हम दोबारा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि उपसर्ग को मैंने काफ़ी व्यापक रूप में बताया, और प्रत्यय को उसके भेद को बतलाते हुए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की, और किताब को मैंने बतलाया, उस किताब को आप पढ़िए तो ज़्यादातर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आज उपसर्ग और प्रत्यय का जो मैंने क्लास लिया वो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, और इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको बताइए इस चैनल के बारे में। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।